नाउ अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। कौन से ऐसे चीजें हैं जो कि इंडिया को बनाती है एक फेडरल कंट्री। हमने वो 7 फीचर्स डिस्कस किए थे अभी आपके साथ, और वो सारे के सारे फीचर्स इंडिया में हैं। मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी है, पावर भी डिवाइड कर रखी है जैसे कि हमने उसमें डिस्कस किया था। ठीक है, तो वो सारी चीजें इंडिया के अंदर है, इसलिए हमारा कंट्री एक फेडरल कंट्री है। यहां पर फर्स्ट हम उसको और डिटेल में आपको समझा देते हैं। जैसे कि पहला है 2 or more levels of government। yes, 2 और 3 levels more में, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे कंट्री में 3 levels of government है, जैसे कि सेंटर, फिर आता है स्टेट और देन लोकल लेवल। ठीक है, ये 3 लेवल है हमारे कंट्री में, जिसकी वजह से हमारा कंट्री है फेडरल। सेकंड, डिवीजन ऑफ पावर्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर और स्टेट इन दोनों की पावर्स को बहुत क्लियरली डिवाइड किया हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दोनों में कोई भी क्लैश ना हो जाए, कोई भी मतभेद ना हो जाए, इसकी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनकी पावर्स को अलग अलग डिवाइड करता है। और ये पावर्स को डिवाइड कैसे किया हुआ है? 3 लिस्ट के अंदर। यूनियन लिस्ट 99 सब्जेक्ट्स, स्टेट लिस्ट 66 सब्जेक्ट्स, कंकरेंट लिस्ट 47 सब्जेक्ट्स। जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तब ये सब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है? एक तरह से ये टॉपिक्स हैं, ये वो एरियाज हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों लॉज बनाते हैं, कानून बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि यूनियन लिस्ट, जैसे मैंने बताया, इसमें 99 सब्जेक्ट्स हैं, 99 ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर यूनियन गवर्नमेंट, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट, लॉ बनाती है। और ज्यादा जो सब्जेक्ट्स हैं इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर वो सब नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन। ओके, सो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर। ठीक है, और लॉ बनाने का अधिकार इसके अंदर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट मेक लॉज। अब बात करते हैं हम स्टेट लिस्ट की। स्टेट लिस्ट में वही सब्जेक्ट्स आते हैं, वही टॉपिक्स आते हैं, वही मुद्दे आते हैं जो कि जिसका कंसर्न सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का ही है। जैसे कि पुलिस, तभी आप देखते होंगे कि हर स्टेट की, अलग अलग स्टेट्स में इवन पुलिस की जो यूनिफॉर्म है, उनकी जो वर्दी होती है वो भी अलग अलग तरह की होती है, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है। ये स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको गवर्न करें, उस पर लॉ बनाए। सो पुलिस से इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्टेट लिस्ट का। ठीक है, अब बात करते हैं हम कंकरेंट लिस्ट की। अब कंकरेंट लिस्ट में आते हैं वो सब्जेक्ट्स जो कि सेंटर एंड स्टेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए लॉ बनाने का जो राइट है, अधिकार है कंकरेंट लिस्ट में, वो दोनों के पास है। जैसे हमने देखा कि यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाता है। ठीक है, लेकिन कंकरेंट लिस्ट में राइट लॉ बनाने का अधिकार जो है वो सेंटर के पास भी है और स्टेट के पास भी है। अब एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जब दोनों के पास अधिकार है तो प्रॉब्लम तो आ ही सकती है, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो हो ही सकता है, बिल्कुल हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन इस सिचुएशन में जब कभी दोनों में कोई मतभेद हो जाए किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, कानून को लेकर के, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस मतभेद को वो कैसे रिजॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सुलझाते हैं? ऐसे केसेस के अंदर जो सेंटर लॉ होता है, मतलब जो बात सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, जिस तरह का लॉ बनाने की सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, वही एप्लीकेबल होता है, उसी की बात को माना जाता है। जैसे मैंने आपको भी बताया था होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में कि हमारे कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है स्टेट गवर्नमेंट से। तो ये उसमें आगे कंकरेंट लिस्ट के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट, और वो भी तब जब कोई दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाता है उस सिचुएशन के अंदर। ठीक है, अब इन 3 लिस्ट के अलावा एक लिस्ट और है जिसे हम बोलते हैं रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। अब ये रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? अब तीनों के आगे तो मैंने नंबर लिख दिया, तीनों का नंबर स्पेसिफाइड है, फिक्स है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इसका नंबर कोई फिक्स नहीं है। ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस
समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये तो हमने सब्जेक्ट स्पेसिफाई कर दिए। उसके साथ साथ एक प्रोविजन ये भी कहा कि कुछ भी अगर नई चीजें सामने आती हैं जिन पर लॉ बनाना बड़ा जरूरी है, उन्हें हम डालेंगे रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स के अंदर। मतलब सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड, सब्जेक्ट्स जो कि ना तो यूनियन लिस्ट में है ना स्टेट लिस्ट में है, ऐसे ना ही वो कंकरेंट लिस्ट में भी है। तो ऐसे सब्जेक्ट जो किसी भी लिस्ट में नहीं आते उन्हें हम कहां पर डालेंगे? रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स के अंदर, रेजिडुअरी लिस्ट के अंदर। अब जैसे मैंने पहले बताया, यूनियन लिस्ट में लॉ बनाने का अधिकार सेंटर के पास है, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के पास, कंकरेंट में दोनों के पास है। अब जो सब्जेक्ट्स लिखे हुए रेजिडुअरी लिस्ट के अंदर, उन पर लॉ बनाने का अधिकार किसके पास है? यहां पर रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स में जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आपको पता होगा कि जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय कंप्यूटर नाम कोई चीज हुआ ही नहीं करती थी। तो अब जैसे हमारे सोसाइटी में या कंट्री में इतना ज्यादा कंप्यूटर यूज हो रहे हैं, इसीलिए इस सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर दिया गया रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स के अंदर। और रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाने का जो राइट है वो सिर्फ है सेंटर के पास। ओनली सेंटर कैन मेक लॉज ऑन रेजिडुअरी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। तो फिर एक चीज और प्रूव होगी कि सेंटर हमारे कंट्री में ज्यादा पावरफुल है स्टेट्स के कंपैरिजन में। इसके लिए हम एक चीज और कहते हैं कि आर फेडरेशन इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स सेंटर। हमारी फेडरेशन का ज्यादा झुकाव जो है वो सेंटर की तरफ है, ज्यादा पावर्स सेंटर गवर्नमेंट को दे रखी है। ठीक है, एक और चीज जो कि हमारे कंट्री को बनाती है फेडरल कंट्री, स्पेशल पावर्स एंड प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स इन इंडिया। आपसे मैंने कहा था कि हमारे कंट्री में कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, आर्टिकल 370 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर का अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। नॉन कश्मीरीज कश्मीर में लैंड परचेज नहीं कर सकते, तो एक स्टेट को एक अलग स्पेशल पावर्स दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और इसके अलावा बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की भी। यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं? जो स्टेट से थोड़ी सी छोटी होती हैं। इन स्टेट्स को, इन यूनियन टेरिटरीज को, जिनका साइज स्टेट से छोटा होता है, मतलब इतनी छोटी है कि उनको आप एक स्टेट का दर्जा नहीं दे सकते, उन्हें हम कहते हैं यूनियन टेरिटरीज। और वो यूनियन टेरिटरीज को गवर्न करने का राइट होता है प्रेसिडेंट के पास। ओके, गवर्नर की हेल्प से उसे प्रेसिडेंट चलाता है। ठीक है, और ये चीज भी इंडिया में है, इसलिए हमारा कंट्री फेडरल कंट्री है। नेक्स्ट, अमेंडमेंट टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आपसे हमने डिस्कस किया था जब हम फीचर्स की बात कर रहे थे कि अगर हमने कोई भी बदलाव अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर के आना है तो उसके लिए भी हमें स्टेट्स को उनकी कंसेंट लेनी बड़ी जरूरी है, उन्हें पूछना बड़ा जरूरी है, उनकी रजामंदी बहुत जरूरी है। और अगर हमें कुछ फंडामेंटल प्रोविजंस में बदलाव लाना है अपने संविधान के अंदर तो स्टेट गवर्नमेंट्स का एक बहुत अहम रोल है उसके अंदर। देन वी हैव इंडिपेंडेंट कोर्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों याद होगा मैंने आपसे डिस्कस किया था एक फीचर कि अगर दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को कौन सॉल्व करता है? उसके लिए हमारे यहाँ पर है फेडरल कोर्ट, जिसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि ऐसे मुद्दे जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाते हैं। और लास्ट जो चीज हमारे कंट्री में है जिसकी वजह से हमारा कंट्री एक फेडरल कंट्री है वो है इंडिपेंडेंट रिसोर्सेस। मतलब सेंटर और स्टेट दोनों के पास ही अपने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, अपने अलग अलग जरिए हैं पैसा कमाने के, ताकि कोई भी किसी के काम में इंटरफेयर ना कर सके। तो ये सारी चीजें 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में है, अलग अलग पावर को डिवाइड कर रखा है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स के बीच में। ये भी हमारे कंट्री में है। जैसे हमने डिस्कस किया था फीचर्स के अंदर स्पेशल प्रोविजंस हमने दिए हुए हैं कुछ स्टेट्स को, अमेंडमेंट का प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बदलाव का प्रोविजन है, और कोर्ट्स हैं इंटरप्रेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को। कोई मतभेद अगर पैदा हो जाता है सेंटर स्टेट के बीच में उसको सॉल्व करने के लिए, और उसके साथ साथ हमारे पास है इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज ताकि सेंटर और स्टेट अपना काम अलग अपने अच्छे तरीके से चला सकें। और इसी वजह से बिकॉज ये सब चीजें इंडिया में है और इसी वजह से हमारा कंट्री है फेडरल कंट्री। ओके।
Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.